अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम आगे से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पैथोजेनेसिस हम पढ़ रहे थे herpes सिम्प्लेक्स HSV1 HSV2 की, ठीक है। लेटेंसी में आपको बताई थी कि HSV1 और HSV2 जो है वो लेटेंट होते हैं इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। जो HSV1 जो है ये क्रेनियल वाले सेंसरी गैंग्लिया में जाकर लेटेंसी लेता है, और HSV2 जो है ये लंबर एंड सैक्रल गैंग्लिया में लेटेंट होता है। क्रेनियल में भी मोस्ट कॉमनली जो है अपने जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 है ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में जाके इसने लेटेंट होना है, ठीक हो गया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अब व्हाट आर द इंड्यूसर्स जिसमें कि जो लेटेंट हुआ हुआ इन्फेक्शन एक्टिव होगा, वो कौन-कौन से इंडिकेशंस है वो बुक में लिखे हुए हैं। सनलाइट, हार्मोनल चेंजेस, ट्रॉमा, स्ट्रेस एंड फीवर। इन सब में जब ये होगा तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी। आपका लेटेंट इन्फेक्शन जो इस जगह पे लेटेंट हुआ है, आराम से जाके वायरसेस जो है वो बैठे हुए हैं वहाँ पे एक्टिवेट होंगे। दोबारा वो क्या करेंगे, उसी सेल बॉडी से चलते हुए वापस आएंगे एक्सोन से थ्रू, और स्किन पे आएंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन के आगे ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, ठीक है। तो मेनली इसकी जो अगर मैं पैथोजेनेसिस की बात करूं, पूरी की पूरी अगर समरी वो ये वो आप सुन ले, मैं लिख नहीं रहा। वो यही था कि इन्फेक्शन हुआ था स्किन पे, रेप्लिकेशन हुई थी, वायरस वहाँ पे एडजेसेंट न्यूरॉन से पड़े हुए थे, एक्सोन्स पे चल के गए थे रिट्रोग्रेड सेल बॉडी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर घुसे थे, अपना डीएनए वहाँ पे छोड़ा था, एज एन एपिसोम वो बैठा रहा था वहाँ पे, लेटेंट हो गया था इन सेंसरी रूट गैंग्लिया। अगर 1 का था तो वो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में गया, 2 का था तो लंबर सैक्रल गैंग्लिया में गया, चला गया। अब आपकी किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम हुई, वो वापस एक्टिवेट होंगे और उसी रास्ते से वापस आएंगे, स्किन के ऊपर आके स्किन लीजन्स कॉज कर देंगे, ठीक है। ये इंड्यूसर्स की बात आपने याद की नहीं। अब बता इसके स्किन लीजन्स होते कौन से हैं। इसकी स्किन लीजन होती है बच्चे, वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है। वेसिकल्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक सीरस फ्लूइड फील्ड एक कैविटी सी होती है विद द इसके अंदर वायरस पार्टिकल्स होते हैं और सेल डेब्रिस होता है, ठीक है। जब वेसिकल रप्चर करेगा आपकी सारा फ्लूइड बाहर आएगा, वायरस लाइबेट होगा वहां से और अदर इंडिविजुअल्स में फैलेगा। मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल जो है वो बेस ऑफ द लीजन में मिलते हैं। अगर मैं ये लीजन है मेरा स्किन के ऊपर, ये मेरी लीजन है, यहाँ से मैं बेस ऑफ द स्किन लीजन से अगर मैं सैंपल लूँ और उसका वो बनाऊँ, स्मीयर बनाऊँ, तो माइक्रोस्कोप पे मुझे जाइंट सेल्स मिलेंगे, बड़े-बड़े जाइंट सेल्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जाके वायरस पार्टिकल्स बैठते थे और इसके अंदर एप्लीकेशन करते थे। तो ये जो इस तरह है ना, बड़े-बड़े मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स नज़र आएँगे, सेल भी बड़ा हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर हमें इस तरह लगेगा कि काफ़ी सारे न्यूक्लियस और पड़े हुए हैं, ठीक है? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स मिलते हैं, ये भी एमसीक्यू पॉइंट आता होता है, ठीक हो गया? ये एमसीक्यू पॉइंट है स्किन लीजन्स की बेस पे। उसके बाद ये स्किन लीजन्स प्रोग्रेस करते हैं, सबसे पहले एरिथमा होता है, एरिथमा इज़ अ रेडनेस, फिर पेप्यूल बनता है, फिर आपका वेसिकल बनता है, जब वेसिकल फटेगा, अल्सर बनेगा वहाँ पे, और एंड में क्रस्टिंग हो जाएगी। क्रस्टिंग इज़ द कि वो जो स्कार सा ऊपर आ जाता है ना ज़ख्म के ऊपर, वो स्कार सा बन जाएगा, इसको क्लोज़ करने के लिए स्कार बने, इसको क्रस्ट कहते हैं। तो ये याद रखना, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। पहले एरिथमा होगा, रेडनेस होगी, फिर आपका पेप्यूल बनेगा, फिर आपका वेसिकल बनेगा, वेसिकल जब रप्चर करेगा, फिर आपका अल्सर बनेगा, अल्सर के ऊपर जाके क्रस्ट बन जाएगी, ठीक है। ये है प्रोग्रेशन स्टेजेस। उसके बाद इचिंग होगी, टिंगलिंग भी हो सकती है, और फ्रीक्वेंट रीअकरेंसेस 2 के साथ होते हैं, 1 के साथ नहीं होते। रिकरेंस का मतलब ये बार-बार इन्फेक्शन जो होता है ना, वो HSV2 का इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा रिकरेंस करता है, HSV1 का नहीं करता इतना, ठीक है। ये पैथोजेनेसिस यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर क्वेश्चन में पैथोजेनेसिस आती है तो ये पहला पैराग्राफ इज़ द मेन पैथोजेनेसिस का, ये वाला, ठीक है। बाकी तो वैसे इंड्यूसर्स बताए हैं उसने, और उसकी लीजन की टाइप बताई है, किस-किस तरह के होते हैं, और ये इचिंग वगैरह बताई। अब क्लिनिकल फीचर्स, HSV1 कौन सा इन्फेक्शन करता है और HSV2 कौन सा इन्फेक्शन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वैसे आपको नाम भी सबके आने चाहिए, उसके अंदर होता क्या है वो भी आना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है, गिव द क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ HSV1 या HSV2, और क्वेश्चन जब भी आएगा वो आपको सिनेरियो बनाएगा, तो यही फाइंडिंग उसने देनी है, फिर हमने क्वेश्चन लैंड करना है, ठीक है। अब जिसके ऊपर मैंने प्राइमरी लिखा है दैट इज अ प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी सेकेंडरी आपको पता हो गया होगा क्या होता है। जो पहले होगा वो प्राइमरी होगा, जो उसके बाद लेटेंट फेज आने के बाद जो भी होगा वो सेकेंडरी होगा या रीअकरेंट होगा, ठीक है। अब इसका पहला जो प्राइमरी है HSV1 का, दैट इज अ जिंजोवोस्टोमेटाइटिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सवियर होता है। इसका जो प्राइमरी है ये मोर सवियर देन इसका एंड लास्ट लोंगर देन द रीअकरेंस। ये भी मैंने बात बताई थी कि कभी कभार प्राइमरी ज़्यादा सवेयर होता है, कभी सेकेंडरी ज़्यादा सवेयर होता है, कभी प्राइमरी थोड़े टाइम का होता है, कभी सेकेंडरी थोड़े टाइम का होता है। ये वाला जो HSV1 का जो प्राइमरी है, ये सवेयर भी ज़्यादा है और ज़्यादा लंबा चलता है सेकेंडरी के निस्बत, ठीक है।
अब इसमें होता है क्या, फीवर, इरिटेबिलिटी एंड वेजिकल लीजन्स। जिंजिवा स्टोमेटाइटिस इज द जिंजाइवा जो ओरल कैविटी की म्यूकस में, स्टोमेटाइटिस इज फॉर माउथ। तो माउथ के अंदर आपके वेजिकल लीजन बनते हैं, ये मोर सीवियर होता है, लास्ट लॉन्गर 2 to 3 वीक्स तक ये चलता है। और ये सिम्टोमेटिक प्राइमरी इन्फेक्शन भी कुछ बच्चों को हो जाते हैं। ये तो हो गया ना प्राइमरी जो सिम्टम दे रहा है, दैट इज दिस वाला, कुछ एसिम्टोमेटिक होते हैं। उसके बाद ये जो स्टार लगाए हैं मैंने, ये सेकेंडरी है, इसके बाद होने वाले हैं। ओरोलेबियल हर्पीज, इसका दूसरा नाम हर्पीज लेबियानस है। फीवर, ब्लिस्टर्स एंड कोल्ड सोर्स है। ये माइल्डर रिकरेंट फॉर्म है और इसमें क्रॉप्स ऑफ लीजन्स, ये वेसिकल्स बनते हैं म्यूकोकुटेनियस जंक्शन ऑफ द लिप और नोज में। ठीक है, जिसमें ये डायग्राम दी हुई है, ये म्यूकोकुटेनियस जंक्शन है, लिप और यहाँ पे नोज है। इसके जंक्शन पे आपके क्रॉप्स ऑफ वेसिकल्स बनेंगे, दैट इज द लेबियानस, हर्पीज लेबियानस। ठीक हो गया। फिर केराटोकंजंक्टिवाइटिस इज द आई इन्फेक्शन। केराटिस इज फॉर द कॉर्निया, कंजंक्टिवाइटिस इज द कंजंक्टिवाइटिस, इसकी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होगा वहां पे। कंजक्टिवा एपिथेलियम के बाद में जब स्कारिंग होगी ना, फिर वहां पे ब्लाइंडनेस आ जाएगी। ठीक है, तो इस दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन, लीथल कॉम्प्लिकेशन कह लो इसको। लीथल कॉम्प्लिकेशन है इसकी केराटोकंजंक्टिवाइटिस की, इससे ब्लाइंडनेस हो जाती है यानी कि। ठीक है, उसके बाद एंसेफेलाइटिस, ये प्राइमरी भी होता है प्लस सेकेंडरी भी होता है। ठीक है, टेम्पोरल लोब में होता है। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। इसमें फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है। ये प्राइमरी भी हो सकता है और रिकरेंस भी हो सकता है। इसकी एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ, जब एक बच्चे को इंसेफेलाइटिस हो गया तो आपकी क्या ये सिम्टम्स बताएगा, फीवर, हेडेक एंड वॉमिटिंग एंड सीजर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बताएंगे कि सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो गई जब सीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, और मेंटल स्टेटस चेंज होगा। फिर हम इसमें डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करते हैं, उसका सीएसएफ का सैंपल लेते हैं, स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेते हैं लंबर पंक्चर करके। ये भी आपने पढ़ा, लंबर पंक्चर करेंगे, सीएसएफ का सैंपल लेंगे, उसकी जब हम देखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, ग्लूकोज आपका नॉर्मल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है कि वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज, प्रोटीन इंक्रीज, ग्लूकोज आपका नॉर्मल। ये मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया एंसेफेलाइटिस, इसका प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। हर्पीज विटिलो, विटिलो अपने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ा होगा, इन्फेक्शन ऑफ द पल्प ऑफ द फिंगर इसकी। तो जब इसमें होगा तो वो आपको हर्पेटिक विटिलो कह देंगे अगर इसकी वजह से हो रहा है। और ये ज्यादातर मेडिकल पर्सनल्स में, क्योंकि वो पेशेंट्स के लीजन्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं, इसलिए उनमें ज्यादा कॉमन होता है, किसमें, डॉक्टर्स या नर्सेज वगैरह में। herpes gladiatorum, gladiatorum is for the body, बॉडी। जो रेसलर्स होते हैं वो बॉडी कॉन्टैक्ट उनका आपस में ज्यादा होता है, तो जितने भी आपके ट्रंक पे इन्फेक्शन होंगे, हेड एंड नेक और ट्रंक पे जो इन्फेक्शन होते हैं वो HSV1 के थ्रू होते हैं, वो पता है। अब एक रेसलर को इन्फेक्शन हुआ हुआ है एट द चेस्ट पे, उसका क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट होगा उससे अपोनेंट से, तो वो अपोनेंट को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसी चेस्ट पे ही करेगा या उसके माउथ पे करेगा या ओरल कैविटी में करेगा। क्यों, क्योंकि HSV1 इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो herpes ग्लैडिएटोरम रेसलर्स में क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट की वजह से HSV1 कराता है और वेजिकल लीजन्स होते हैं हेड, नेक एंड ट्रंक पे। एक्जिमा हर्पेटिकम इस, ये होता है कि जिस बंदों में एटोपिक डर्माटाइटिस होता है उनमें अगर हर्पीज इन्फेक्शन हो जाए स्किन का तो वो एक्जिमा हर्पेटिकम करेंगे। एक्जिमा इज फॉर एटोपिक डर्माटाइटिस, ये एलर्जी है एक तरह की। ठीक है, और herpeticum इज द herpes इन्फेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है कि एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर ये इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि उनकी स्किन पहले ही प्रून होती है, इन्फेक्टेड हुई हुई है स्किन पहले ही, तो इसलिए जब भी इन्फेक्शन होगा वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सीवियर होगा। बाकी डिसमिनेटेड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और जेनिटल भी herpes हो सकती है HSV1 की वजह से, क्योंकि ओरल कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके इन्फेक्शंस हैं जो कि HSV1 ने करना है। नाम याद कर लो, इसमें होता क्या है वो याद कर लो, सिनेरियो आएगा आपका। फिर पता है HSV2 क्या करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्राइमरी जो है ये करता है, ये इसका प्राइमरी है जेनिटल हर्पीस, ये हर्पीस जेनिटालिस। इसमें होता क्या है, पेनफुल वेजिकुलर लीजन्स बनते हैं मेल फीमेल जेनिटेलिया और एनल एरिया पे। लीजन्स आर मोर सीवियर एंड प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है कि बार बार होने वाले और ज्यादा सीवियर होते हैं प्राइमरी डिजीज में एज कम्पेयर टू रिकरेंस में। ठीक है, इसी तरह HSV1 का भी था, उसका जो प्राइमरी था जिंजोस्टोमेटाइटिस वो भी ज्यादा सीवियर और लास्ट लॉन्गर था। इस तरह इसका प्राइमरी भी लास्ट लॉन्गर और सीवियर है एज कम्पेयर टू रिकरेंस में। इसमें फीवर भी होता है और लिम्फ नोड्स लार्ज होते हैं इनग्वाइनल एरिया के। ठीक है, ये था जेनिटालिस, herpes जेनिटालिस। अब आपको पता है फीमेल की बर्थ कैनाल के अंदर अगर herpes इन्फेक्शन हुआ हो और वहां से अगर बेबी डिलीवर हो तो बेबी में भी चला जाएगा इन्फेक्शन, उसको कहते हैं नियोनेटल herpes।
कब होता है? जब कॉन्टैक्ट हो विद द बर्थ कैनाल से। HSV2 इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि HSV2 ही जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। जब वो HSV2 जो है शेड हो रहे हैं इनटू द बर्थ कैनाल के अंदर तो उसमें होता है और ये ड्यूरिंग द बर्थ बच्चे को इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसी वुमेन्स जो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जाके अपनी एक्वायर करती हैं प्राइमरी HSV2 इन्फेक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसकी प्रिवेंशन यही है कि जिस फीमेल को ये डायग्नोस हो चुका है आप उसमें सिजेरियन सेक्शन करें, ना कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, ताकि इन्फेक्शन हो जाएगा इस तरह नियोनेट में। तीसरा इज द एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये तो पैराग्राफ पार्ट में आपके काम की नहीं है। तीसरी इसकी जो है वो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है। अब आप एक बात याद रखो, पीछे हम एनसेफेलाइटिस पढ़ के आए हैं, दैट इज इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा। ये है मेनिंजाइटिस जो ब्रेन की मेनिंजीज का इन्फेक्शन है, ठीक है। HSV2 ने क्या कराना है? मेनिंजाइटिस कराना है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। माइल्ड सेल्फ लिमिटेड डिजीज है विद फ्यू सिक्वेले। सिक्वेले मतलब होता है कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो ये 2 ने 3 सिर्फ कॉज कराए हैं। एक तो ये वाला जेनिटल हर्पीज वाला, नियोनेटल हर्पीज वाला, और ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। अब एक बात मैंने डिजीज पढ़ाते हुए बताई थी कि एरिथमा मल्टीफॉर्म दोनों ने कॉज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इसको इलादा करके लिखा हुआ है। तो एरिथमा मल्टीफॉर्म होता क्या है ये बताता हूँ आपको। ये सेंट्रल रेड एरिया, ये सेंट्रल रेड एरिया है, ठीक है। इर्द गिर्द फिर एक रेड लाइन है, ये है इस तरह का कि दरमियान में आपका रेड एरिया होगा, इर्द गिर्द उसकी नॉर्मल स्किन होगी, ये नॉर्मल स्किन है, ठीक है। ये नॉर्मल स्किन है, फिर एक रेड लाइन है, ये एक रेड लाइन फिर एक आएगी। दिस इज कॉल्ड टारगेट लीजन, बुल्स आई अपीयरेंस। बुल्स आई लीजन भी कहते हैं इसको, किताब में इसी तरह लिखा बुल्स आई लीजन, ये टारगेट लीजन, ठीक हो गया। इसको कहते हैं एरिथमा मल्टीफॉर्म। दिस इज एरिथमा मल्टीफॉर्म। और ये सिर्फ HSV1 HSV2 ही नहीं करते, कुछ और भी है जो करते हैं। ये आपके UQ भी आ सकता होता है, MCQs भी पूछते होते हैं, वो पूछते हैं UQ में, या वाइवा क्वेश्चन भी आपका ये है, गिव द ऑर्गेनिजम्स जो एरिथमा मल्टीफॉर्म कॉज कराते हैं। तो पहला HSV1, दूसरा HSV2, तीसरा इज माइकोप्लाज्मा नमूनिया। बैक्टीरियोलॉजी में आपने पढ़ लिया होगा, माइकोप्लाज्मा नमूनिया इज दिस, और अदर वायरसेस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। चौथा इज हेपेटाइटिस बी, और पांचवा इज हेपेटाइटिस सी। ये वो 5 ऑर्गेनिज्म है जिसने एरिथमा मल्टीफॉर्म कॉज करवाना है। व्हाट इज एरिथमा मल्टीफॉर्म आपने बता दिया है, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब होता कहाँ पे? ट्रंक में, हेड्स में, फीट में होता है। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक रिएक्शन है टू द ऑर्गेनिज्म। सॉरी, वायरस, वायरस आ गया बॉडी में, बॉडी इसको जो है वो इम्यून रिएक्शन टू द वायरस जो होगा, उसके रिजल्ट में एरिथमा मल्टीफॉर्म बनेगा। तो ये हमें, अगर ये एक पेशेंट को एरिथमा मल्टीफॉर्म बन रहे हैं, ये अच्छी बात होती है। इससे ये हमें पता चलता है कि बॉडी जो है हमारा रिएक्शन दे रही है वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। इस पूरे में यही चीजें लिखी हुई है। बाकी अरिथमा मल्टीफॉर्म एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। अगर अकेला अरिथमा मल्टीफॉर्म है वो हमेशा माइनर ही कैटेगरी में गिना जाएगा। एक होता है अरिथमा मल्टीफॉर्म मेजर, ये मेजर है। इसका दूसरा नाम होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इसके ड्रेस द फीवर, इरोसिव ओरल लीजन्स एंड डेस्क्वेमेटिक स्किन लीजन्स। और इसमें ऑर्गेनिज्म सबसे कॉमन इज माइकोप्लाज्मा नमूनिया इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। ये भी MCQ पॉइंट है, ये भी MCQ पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ HSV1 एंड HSV2 खत्म होती है। ये सारे UQs भी हैं और MCQs भी हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये। अब ये टेबल आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे सारी बातें मैंने इसको बता दी हुई हैं कि स्किन अबव द वेस्ट 1 ने, बिलो द वेस्ट 2 ने, स्पेशली जेनिटेलिया, ठीक हो गया। माउथ में इसने ये इन्फेक्शन करना है, इसमें कुछ नहीं करना। हाई में केरेटोकंजंक्टिवाइटिस करवाना है। CNS में इसने एंसेफेलाइटिस होता है, टेम्पोरल लोब इसमें मेनिंजाइटिस। नियोनेट्स में रेयर है, रेयर है, और इसमें स्किन लीजन सारा कुछ जो भी 2 ने कराता है वो नियोनेट में सारा करते हैं। और अदर ऑर्गेनिज्म पे डिसेमिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस 1 पे पढ़े थे, 2 में नहीं पढ़े हमने। ये वाला 8 पॉइंट जो वो डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन कौन कराता है? 1 कराता है, 2 नहीं कराता, ठीक है। ये टेबल हो गया। अब ये टेबल है, टेबल 3 वाला इस चैप्टर का। ये भी आप देखो, प्राइमरी इन्फेक्शन 1 ने जिंजर स्टोमेटाइटिस करवाया, यूजुअल साइट ऑफ लेटेंसी क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया। यहाँ पे आप लिखो ट्राइजेमिनल, स्पेशली ट्राइजेमिनल होता है, ट्राइजेमिनल। रिकरेंट इन्फेक्शन सारे जितने भी हैं वो रिकरेंट ही हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस और सलाइवा है। सेक्सुअल कांटेक्ट इसमें आएगा, सेक्सुअल कांटेक्ट एंड पेरीनेटल इन्फेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट।
पेरिनेटल भी इसके हैं, इसमें बाकी आपको पता ही है, इसका प्राइमरी हर्पीस जेनिटालिस है, पेरिनेटल डिजीज है और डिसेमिनेटेड डिजीज है। ये लंबर और सेक्रल में लेटेंसी करता है, और इसकी जो सेकेंडरी है ये रिकरेंट है, वो है हर्पीस जेनिटालिस। ठीक है, हर्पीस जेनिटालिस इसका प्राइमरी भी है और इसका सेकेंडरी भी है, और इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड पेरिनेटल इन्फेक्शन है। बात समझ आ गई। अब इस पूरे वायरसेस 1 और 2 में से जो चीज़ें आती हैं पेपर में, वो इसकी ट्रांसमिशन है यूक्यू में, इसका पैथोजेनेसिस आएगा, इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स को नाम पूछ सकता है आपसे 1 और 2 के अलग अलग, और इसकी लैब डायग्नोसिस यूक्यू आती होती है हमेशा। ठीक है, ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। बाकी इसके क्वेश्चन कैसे देता है आपको मैं बता देता हूँ। वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स देगा, हिस्ट्री देगा कि उसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री है एक बंदे से, अब उसको पेनफुल वेजिकल लीजन्स बनते हैं ऑन द जेनिटल एरिया, उसको फीवर है, हेडेक है, वोमिटिंग है, कहाँ पे जा रहा है कि उसको जेनिटल इन्फेक्शन भी हुआ है और अब उसको मेनिंजाइटिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो मैंने आपको वोमिटिंग और हेडेक बोला, ये मेनिंजाइटिस की तरफ जा रहा है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में आप मेनिंजाइटिस भी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह सवाल आएगा। फिर वो क्या, गिव द पैथोजेनेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, गिव द रूट ऑफ ट्रांसमिशन एंड गिव दिस लैब डायग्नोसिस। ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। बाकी इसकी ट्रीटमेंट में आपने एसाइक्लोवीर देनी होती है, बेस्ट एंटीवायरल थेरेपी है, दिस इज अ बेस्ट एंटीवायरल थेरेपी। बस ये इसकी प्रिवेंशन सॉरी ट्रीटमेंट में देनी होती है एसाइक्लोविर, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आपने पढ़ना। ठीक, सारा काट में। और प्रिवेंशन इसकी आपने नहीं करनी, प्रिवेंशन नहीं पूछते होते पेपर में। ठीक है, तो इसमें पूरे में से आप क्या रह गया है, लैब डायग्नोसिस है। वैसे प्रिवेंशन अगर पूछे ही कोई अक्लमंद इंसान लिख सकता है अगर पेपर में आ ही भी गया तो। एक तो अपने क्या करना है, सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना है अपने पार्टनर के साथ, एक ये हो सकता है। ये आप बुक में इस तरह पॉइंट्स लिख लीजिएगा, सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रोटेक्शन करें और अवॉइड कॉन्टैक्ट विद स्किन लीजन्स, अगर किसी पेशेंट को स्किन लीजन्स हुए हुए हैं उसमें खामखा अपने कॉन्टैक्ट ना करें। और आप अगर सी सेक्शन करवाएं, अगर एक डायग्नोस हो चुका है सी सेक्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद HSV2 इन्फेक्शन। ठीक है, ये इसके 3 पॉइंट्स प्रिवेंशन में आप अगर लिख देंगे तो इनफ है। ये 2 वाले HSV2 के हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये 1 का हो जाएगा, ये वैसे सबका ही हो जाएगा। इसकी प्रिवेंशन के पॉइंट्स लिख लें। बात करेंगे हर्पीज वायरसेस की लैब डायग्नोसिस की। अब लैब डायग्नोसिस बच्चे इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता होता है। और ये क्योंकि 7 पॉइंट्स है तो ये आपने एज इट इज याद करने हैं। ये जो मैंने लिखे हुए ना इसी को रटा मार लो आप, क्योंकि लैब डायग्नोसिस हमेशा 2 या 3 नंबर का सवाल आता होता है। तो ये 7 पॉइंट्स आर द इनफ टू गेन 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, इसकी डिटेल लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना ये मैंने लिखा है इससे ज्यादा आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। इस पे भी आपको 3 या 2 नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना लिख दो, ये चीज मैंने जो लिखी हुई ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें ज्यादा पॉजिटिव बात है। तो पहली लैब डायग्नोसिस पीसीआर और वायरल डीएनए, ये आपको पता है क्या होता है पीसीआर, आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं। दूसरा इज अ न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्टिंग असेज। ये जो तो है ये इतने स्पेसिफिक हैं और इतने जल्दी हो जाते हैं, और इतने भी स्पेसिफिक हैं कि HSV1 और HSV2 में भी फर्क करके हमें बता देते हैं। ठीक है, बाकी जो वायरल कल्चर्स है ये वाला है, इनमें हमें ये तो पता चल जाता है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन है, लेकिन उसमें से भी कौन सा 1 है या 2 है वो ये नहीं बताते। ये 2 जो है ये आपको ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि 1 का है या 2 का है। तो ठीक है, तीसरा इज अ वायरल कल्चर्स। चौथा है फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग ऑफ द इन्फेक्टेड सेल्स, यानी कि इसमें पता क्या होता है कि अगर ये एक सेल पड़ा है और इसके अंदर हमारे पास जो हमारा वायरस है हर्पीस वाला वायरस इन्फेक्ट अंदर पड़ा हुआ है, ये इन्फेक्टेड सेल इसको कहेंगे। ये अपने ऊपर एक से एंटीजेंस डिस्प्ले करता है। जिस तरह सपोज ये रेड वाले जो है ना ये वायरस के एंटीजेंस है जो ये डिस्प्ले कर रहा है, और ये आपके पड़ा है नॉर्मल सेल जो कि बिल्कुल ठीक है, जिसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारी जो एंटीबॉडीज आएंगी जो हमारी बॉडी बनाती है उसके रिस्पॉन्स में वायरस के अगेंस्ट, सपोज ये वाली एंटीबॉडीज बन गई, ये आके इसके ऊपर लगेंगी, ये इसके ऊपर आके लग जाएंगी। क्यों लगेंगी? क्योंकि एंटीबॉडी से काम होता है वायरसेस को खत्म करना। तो हमारी ये जो एंटीबॉडीज ये वाली जो हमारी बॉडी ने बनाई हुई है इस वायरस के अगेंस्ट, वो इस सेल के ऊपर आके लग जाएगी। जैसे ही इसके ऊपर आके लगेगी, हमारे जब हम ये लैब में टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्लोरिसेंसी पैदा होगी, चमक पैदा होगी, लाइट पैदा होगी, वहां से हमें पता चल जाएगा कि फलां सेल जहां से लाइट आ रही है ये इन्फेक्टेड सेल है, यहाँ से लाइट नहीं आ रही तो ये इन्फेक्टेड सेल नहीं है। इसका ये प्रोसीजर होता है, ये बहुत लंबी सारा एक प्रोसीजर है जो कि आपको
जरूरी नहीं है सीखना, बस ये नाम याद कर लो, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। आपको इसकी लाइनिंग से समझ आ रही है वो क्या बात कर रहा है। एंटीबॉडीज आके स्टेनिंग करेंगी और चमक पैदा करेंगी किसकी, इन्फेक्टेड सेल का, ठीक है। दूसरा इज डिटेक्टिंग द वायरस स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स इन इलियाजा। इलियाजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। इसमें भी यही चीज होती है, इसमें यहाँ पे एंटीबॉडीज आगे लग रही थी ना, चमक पैदा हो रही थी। इस वाले इलियाजा में एंजाइम्स लगेंगे हमारी बॉडी के अंदर, कुछ जो वायरस स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, उसके खिलाफ एक प्रोटीन्स बनती हैं, उसको एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। वो भी जब इसी प्रोसीजर की तरह हमारे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के ऊपर जब हम सपोज, अब ये एक वायरस वाला, ये हमारा बॉडी का सेल है और ये इसके अंदर वायरस इन्फेक्टेड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वायरस इसके अंदर ये इन्फेक्टेड पड़ा हुआ है, वायरस जो अंदर बैठा एक चीज बना रहा है उसको कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन। स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन है, वन की ओर है, टू की ओर है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन इज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो इसी सबस्ट्रेट को आके इसके ऊपर अपना काम करेगा, और जब काम करेगा तो उसके प्रोडक्ट में जो आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा फिर वहां से फ्लोरेसेंस निकलेगी, ठीक है। अब सपोज ये एक वायरस, ये पूरा वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना, ये इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन सबस्ट्रेट पड़ा है। अपनी बॉडी जो है वो इस सबस्ट्रेट के अगेंस्ट एक एंजाइम बनाएगी, ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये जब इसके ऊपर आके अपना काम करेंगे ना, इसमें जो प्रोडक्ट की रिस्पॉन्स निकलेगा वो एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा, वो एक लाइट प्रोड्यूस करेगा, इसको कहते हैं इलियाजा। तो ये स्पेसिफिक होता है। अगर सपोज कर लें एक पर्पल कलर की लाइट आ रही है तो वो हमें बताएगी कि ये HSV1 की वजह से उसके सबस्ट्रेट की वजह से आ रही है। अगर पिंक कलर की लाइट आ रही है तो HSV2 की वजह से आ रही है। तो ये इलियाजा इतना, ये भी इतना अच्छा है कि 1 और 2 में फर्क करना हमें बताता है कैसे, बाय डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि वायरस की अपनी स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। अगला है टिजेंकी स्मीयर, इसको कहते हैं विद जिम्सा स्टेन ऑफ द लीजन्स। अब हमने इसमें, मैं प्रोसीजर को बता देता हूँ, ये स्किन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा ऐसे। ये लीजन इसमें अंदर बन गया ड्यू टू द 1 और 2, जिसकी मर्जी वजह से बना, वो हम बात नहीं कर रहे। ये लीजन है पूरा। हमने क्या करना है, एक स्मीयर लेना है, यानी कि एक सपोज एक सैंपल लेना है इसकी बेस से, इस तरह से, ये जिस तरह सपोज कैसे सैंपल, या जिस तरह स्किन के ऊपर से हम सैंपल अगर मैंने लेना है तो यहाँ पे स्वैब एक लूंगा, स्पिरिट स्वैब लूंगा, वहां से उड़ा लूंगा, ठीक है, स्किन के ऊपर से गुजारूंगा, तो उस स्वैब के अंदर हमारे पास स्किन के सेल्स का सैंपल आ जाएगा। उस तरह हमने इसके बेस से, लीजन से हमने सैंपल ले लेना है। फिर एक स्लाइड होगी, ये एक स्लाइड है, उसके अंदर हमने इसको सैंपल को डालना है और इसके अंदर जिम्सा स्टेनिंग डाल देनी है। ये ऊपर इसके अंदर डाल देना है जिम्सा स्टेन, ठीक है। जिम्सा स्टेन डाल दी तो हमारी एक स्लाइड, जिस तरह, हाँ आसान तरीका है, जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में TLC DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड आरबीसी देखने के लिए वो एक चैम्बर होता था ना, न्यूबॉट चैम्बर, पता नहीं ऐसे का नाम था उसका, उसके अंदर हमने, आपको याद होगा, हम उसके अंदर वो एक स्मेयर सा बनाते थे, कवर स्लिप के साथ इस तरह गुजारते थे, उसको पर्पल कलर के साथ धोते थे। वही सारा प्रोसीजर समझ लो आप, ठीक है, वही सेम है, ठीक है। सैंपल यहाँ से स्किन लीजन से लिया, इसके ऊपर एक स्मेयर बना दिया, ये मैंने बनाया है, उसके ऊपर जिम्सा स्टेनिंग की हमने और उसको धो लिया और स्टेन लग गया। अब पर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे मुझे क्या मिला, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिले। ये अगर मल्टीन्यूक्लियर जॉइंट सेल मिल जाते हैं तो ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस है कि ये हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन है। नॉट ये नहीं बताएगा 1 है या 2 है, बस हर्पीज वायरस इन्फेक्शन है, सिंपल सी बात। समझ आ गई ये वाला पॉइंट, टिजेंकी स्मीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी हम वेरिसेला जोस्टर में भी करेंगे। तीसरा, अगर एक बच्चे को एनसेफलाइटिस हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है, ये दोनों चीजें हो गई हैं, तो क्या करना है, आपने उसका CSF फ्लूइड ड्रेन करना है, उसका PCR कराना है, उसके अंदर मुझे DNA मिलेगा HSV का। अगर ये मिल जाता है तो पक्का डायग्नोसिस हो जाएगा कि इसको मेनिंजाइटिस herpes की वजह से ही हुआ हुआ है। अगर आपको HSV का DNA नहीं मिलता, किसी और ऑर्गेनिज्म का मिल जाता है या इसका नहीं मिलता, फीचर्स आपको बता रहे हैं कि मेनिंजाइटिस के हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि herpes की वजह से नहीं है, किसी और वजह से हो सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? ये 7 पॉइंट्स हम डिस्कस, आप लिख लें, रात कर लें। ये बुक में मैंने यहाँ इस तरह, ये गौर से देख लो, इसकी मैंने इस तरह सिर्फ लेबलिंग की हुई है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, इस तरह है। यहाँ पे मैंने आपको सारा लिख के बता दिया है कि भाई ये है, आप इसको याद कर लो। समझ आई? पेपर में जब आए तो आपने यही लिखना है सिर्फ और सिर्फ, इससे ज्यादा डिटेल लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।